Namaskar students, welcome to channel of DICS. I am happy to welcome you on the YouTube platform. आज जो हम मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहे हैं दैट इज इंडिया और भारत. आपने सुना होगा कि भाई भारत के नाम की महाभारत हो रही है और इंडिया जो है अब भारत बनने जा रहा है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पेकुलेशंस. सो व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस? आज हम वो पढ़ेंगे कि आज ये पूरा मुद्दा क्या कहना चाह रहा है, प्लस गवर्नमेंट का क्या अभी स्टैंड है और गवर्नमेंट का स्टैंड ऐसा क्यों होना भी चाहिए. मतलब कि आज आम इंसान के लिए क्या इंडिया एक खराब टर्म है या इंडिया एक कॉलोनियल टर्म है, भारत बहुत अच्छा टर्म है या भारत कोई और दूसरा टर्म है, उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं. सो सबसे पहले देखना हमें है कि थिंग क्या है. अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया दैट इज भारत. अब इंडिया दैट इज भारत हम क्यों ऐसे कहते हैं. सो उसके लिए थोड़ा कुछ बैकग्राउंड देखते हैं. सबसे पहला बैकग्राउंड ये आता है कि आप देखिए कि इंटरनेशनल लॉज में कोई भी एक राज्य और कोई भी एक देश जब देश कब बनता है तो उसके बारे में हमें देखने की जरूरत है. तो यहाँ पे आप गौर करके देखिए कि एक टर्म लिखा गया कि वेस्टफैलियन ट्रीटी. अब वेस्टफैलियन ट्रीटी जो है वो क्या था कि 30 इयर्स ऑफ यूरोपियन वॉर जब एंड हुए उसके बाद उन्होंने एक चीज करी दैट इज अ पीस ऑफ वेस्टफैलिया. क्या किया? पीस ऑफ वेस्टफैलिया. अब यहाँ पे जो पीस हुई थी, पीस के अंदर क्या रिकॉग्नाइज किया था? सोवेरेनिटी. कि कोई भी एक ज्योग्राफी होगी जहां पे कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है उसकी सोवेरेनिटी को रिस्पेक्ट की जाएगी. मतलब कि दूसरा राज्य उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा. मतलब कि उसकी जो सोवेरेनिटी है, उसका जो सार्वभौमत्व है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार की आंच नहीं आएगी. वैसा हमें कहां से मिल रहा है? वेस्टफैलियन ट्रीटी से मिल रहा है. सो अभी सीन क्या चल रहा है इसके अंदर कि वेस्टफैलियन ट्रीटी के बाद जो है नेशन स्टेट बनने चालू हुआ. क्या बनना चालू हुआ? नेशन स्टेट बनना चालू हुआ. तो नेशन जो टर्म है वो आता कहां से है पहले वो देखते हैं कि नेशन की हिस्ट्री क्या है. नेशन जो टर्म है वो वर्ड से आता है नासी. कौन सा वर्ड है यहाँ पे? नासी. नासी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. नासी का मतलब क्या होता है? रेस. नासी का मतलब क्या हो जाएगा? रेस. रेस का मतलब टेक्निकली ऐसा होता है कि टू द पीपल. अब जहां पे ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक ही पर्टिकुलर जियोग्राफी के अंदर रहते हो तो एक ही प्रकार की आपकी रेस डेवलप होगी. मतलब कि आपके जो टाइप ऑफ पीपल है वो सिमिलर टाइप ऑफ पीपल ग्रो यहाँ पे करेंगे. अब क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि जब आप एक ही जियोग्राफी के अंदर रहते हो तो आप पर्टिकुलर रेस डेवलप करते हो. पर्टिकुलर रेस डेवलप तो करते हो, उसके साथ साथ वे ऑफ लाइफ को डेवलप करते हो. क्या डेवलप करते हो? पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को डेवलप करते हो कि किस तरह से आपका यहाँ पे पूरा कल्चरल सेटिंग है. और ये कल्चरल सेटिंग के ऊपर से माना जाता है कि दिस इज नेशन और नॉट. किससे माना जाता है? कल्चरल सेटिंग, कल्चरल इमोशन, उन सभी जो चीजें हैं जो क्या हो जाती है? एक हो जाती है. वो एक होने के साथ ही माना जाता है कि ये नेशन है या नहीं. फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूँ आपको कि इजराइल के बारे में. अब इजराइल जो है क्या वो 1948 में बना हुआ नेशन है? एब्सोल्युटली नहीं. इजराइल क्या सीन है? तो इजराइल 1948 के पहले भी वो एक नेशन हुआ करता था क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग थे जो ज्यूश थे, वो रह रहे थे कहाँ पे? जर्मनी में, अक्रॉस द यूरोप रह रहे थे. तो उन सभी को एक कॉमन क्या था उनके पास? एक कल्चरल आइडेंटिटी थी. कॉमन क्या था उनके पास? एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी थी या तो फिर उनके पास क्या था? एक रेशियल आइडेंटिटी थी. और ये सारी चीज मिलके ही क्या बनता है? नेशन बनता है. तो इजराइल जो है वो 1948 के पहले भी क्या था? एक नेशन था. बट 1948 में किस में कन्वर्ट हुआ वो? 1948 में वो कन्वर्ट हो जाता है नेशन स्टेट में. किस में कन्वर्ट होता है? नेशन स्टेट में. अब इंटरनेशनल लॉज जो है वो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? दे रिकॉग्नाइजेस नेशन स्टेट. मतलब कि वो नेशन तो होना चाहिए बट नेशन स्टेट बनना चाहिए. डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं. नेशन जो है, नेशन क्या होता है? एक कल्चरल आइडिया है. जो अभी हमने बात करी इजराइल के एग्जांपल से, ये कल्चरल आइडिया है. उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर हिस्ट्री. उस वजह से आपका क्या बन जाता है? नेशन बन जाता है. अब नेशन के अंदर जियोग्राफी जो है वो सेकेंडरी रहती है, कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट फ्रंट पे रहते हैं. बट जब उसको नेशन को नेशन स्टेट बनना है तो नेशन स्टेट बनने के लिए क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर डिमार्केटेड ज्योग्राफी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ एक गवर्निंग बॉडी चाहिए. क्या चाहिए? गवर्निंग बॉडी चाहिए. तब जाके क्या बनेगा? नेशन स्टेट बनेगा. समझ गए कि नेशन में क्या होता है? ये ज्योग्राफी और गवर्निंग स्टेट की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है. इवन तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि वापस जर्मनी के एग्जांपल के ऊपर आते हैं कि जो ज्यूज थे वो जर्मनी में रहते थे, कोई अमेरिका में रह रहे थे, कोई अक्रॉस द यूरोप रह रहे थे. बट उन सभी के दिमाग में एक उनकी ख्यालात तो था
एंड दैट वाज जूइश स्टेट। अब जो जूइश स्टेट का एग्जांपल था वो क्या हो गया, उनका नेशन हो गया। बट क्या वो नेशन के पास अभी फिलहाल कॉमन गवर्निंग बॉडी है? तो वो नहीं थी। और वो कब आई? 1948 में आई। तो 1948 में वो क्या बनते हैं? नेशन स्टेट बनते हैं। जैसे कि हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पहले हमारे पास करीबन 560 प्लस डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। बट सभी के अंदर क्या था? एक एकता की भावना थी, सॉलिडारिटी की भावना थी। और वही क्या था? इंडियननेस, या तो फिर हम कहते थे भारतीयता। और ये जो भारतीयता जो है ना, वो हमें नेशन बनाती है। बट आफ्टर 1947 जब वो भारतीयता एक ही ज्योग्राफी के अंदर बनती है, वो भारतीयता एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाती है, वो भारतीयता एक कॉन्स्टिट्यूशन बांधती और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर गवर्नमेंट को जब चलाती है, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं कि नेशन स्टेट। सो नेशन स्टेट करंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। अब उसके अंदर दो तीन चीजें आती है। एक नाम आपने सुना होगा, सिटी स्टेट। क्या नाम सुना होगा? सिटी स्टेट। तो जब ये रोमन एम्पायर था तो रोमन एम्पायर के अंदर ऐसे सिटी स्टेट हुआ करते थे। जैसे एग्जांपल क्या क्या है? एथेंस है, स्पार्टा है। तो उस तरह के जो अलग अलग जो सिटी है वो पर्टिकुलर खुद के अंदर ही एक स्टेट थे। तो वैसे भी सिटी स्टेट हो सकते थे। आज के जमाने में भी सिटी स्टेट है, जैसे कि दुबई। दुबई एक अमीरात भी है। आपने नाम सुना होगा कि दुबई, राइट? दुबई जो है वो एक अमीरात है, वहां पे खुद की गवर्निंग बॉडी है। फिर बाजू में अभी अबू धाबी है, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है। फिर उसके बाजू में शारजहां है, उसकी एक गवर्निंग बॉडी है। तो इस तरह से अलग अलग मिलके सारे जो है वो क्या है, आज के एक सिटी भी है और क्या है, अमीरात भी है। तो वो भी एक एग्जाम्पल आपको सिटी स्टेट का यहाँ पे मिल जाता है। बट क्या वो नेशन स्टेट है? नहीं। तो नेशन स्टेट होने के लिए ये दुबई, अबू धाबी, शारजहां वगैरह को क्या बनना पड़ता है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। जब ये यूएई बनता है तब जाके हम उसको कहते हैं नेशन स्टेट। अब आप आई गेस आपको ये जो फंडामेंटल है पूरा पूरा क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो देखते हैं हम कि पर्टिकुलरली ये जो कंसर्न है वो कंसर्न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखोगे तो उसमें क्या आएगा कि पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा है? तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? शैल बी अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट। अब भारत को क्या बनने की जरूरत है? भारत क्या बन रहा है अभी फिलहाल? स्टेट से क्या बन रहा है? नेशन स्टेट बन रहा है। अब नेशन से नेशन स्टेट बन रहा है। जब ये नेशन स्टेट बन रहा है तो वो किस तरह से बन रहा है? अलग अलग स्टेट्स के यूनियन को इकट्ठा होके बने। मतलब कि 560 प्लस जो प्रिंसली स्टेट थे वो सारे मिलके क्या बने आज? इंडिया। और वही इंडिया जो है उसको हम दूसरे कौन से नाम से जाने जाते हैं? भारत। अब ये जो वर्ल्ड के अंदर ऐसे काफी सारे ऐसे नेशंस हैं जिनके पास दो दो नाम है। जैसे कि हम बात करें जर्मनी की, अगर वो इंग्लिश में लिखेंगे तो नाम आएगा जर्मनी, बट जब वो उनकी जर्मन लैंग्वेज डॉइच लैंग्वेज में लिखेंगे तो आएगा डॉइचलैंड। तो ये भी चीज सही है। जैसे कि आप जापान के बारे में बात करो तो इंग्लिश में हम नाम लिखते हैं जापान, बट जब उनकी लैंग्वेज में जब जापानीज में बात करेंगे तो वो लिखते हैं निप्पॉन। सेम गोज विद चाइना। इंग्लिश में लिखते हैं हम चाइना, गुजराती में लिखते हैं हम चीन, हिंदी में लिखते हैं हम चीन। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम मैंडरीन के बारे में बात करेंगे या चाइनीज ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो मेनलैंड चाइना की लैंग्वेज है मैंडरीन, उसके अंदर बात करेंगे तो वो बोलते हैं चुंगो। और स्पेलिंग जो है वो पूरा अलग होता है, तो उसको हम लिटरल सेंस में इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इंडिया ने भी वैसा ही किया है कि इंडिया विल बी भारत एज वेल एज इंडिया। और अगर हम हर एक जगह पे आज देखेंगे ना, हमारे पासपोर्ट के अंदर भी होता है कि पहले लिखा होगा भारत गणराज्य और फिर नीचे लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हम इससे ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि जब भी हम देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखेंगे तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? भारत यूज करेंगे। और जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंडिया यूज करेंगे। उसका मतलब ऐसा है कि दोनों का स्टेटस जो है वो एक ही है और दोनों का मतलब भी कैसा है? एक ही है। और दोनों दिखाते भी क्या है? एक ही नेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसको आज हम इंडिया भी बुलाते हैं, भारत भी बुलाते हैं, हिंदुस्तान भी बुला जाता है। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या हिंदुस्तान इज अ राइट वर्ड और नॉट। इसके बारे में अभी हमें बात करनी बाकी है, राइट? तो ये बेसिक आपको कवर हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहना चाह रहा है। जब ये आर्टिकल 1 ऐसा कहना चाह रहा है तो फिर ये दिक्कत कौन सी है? क्यों तो फिर आज हम इंडिया और भारत के बीच में लड़ रहे हैं, या तो फिर इंडिया और भारत के बीच में देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जैसे कि हम G20 डिनर इन्विटेशन के बारे में बात करें तो इस साल जो डिनर का इन्विटेशन गया
वो भारत के प्रेसिडेंट की तरफ से गया, मतलब इंडियन प्रेसिडेंट नहीं, बट क्या लिखा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इवन G20 की जब वो शिखर समिट हो रही थी या तो फिर शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसमें भी जो हमारा नेम प्लेट होता था उसके अंदर लिखा गया था भारत, इंडिया नहीं लिखा गया था। और आने वाले कल में यूनाइटेड नेशंस में भी हम हमारे नेम प्लेट के आगे भारत लिखेंगे, इंडिया नहीं लिखा जाएगा। तो ये पूरा पूरा मसला है क्या? तो आज हम देखते हैं कि हाउ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ बोथ वर्ड। पहले हम देखते हैं कि इंडिया क्या है। तो इंडिया ऐसा कहा जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन और ज्योग्राफी, मतलब कि whichever land is beyond the Indus River, आपको पता होगा इंडस रिवर जो चाइना से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान में फ्लो करती है, और उसके बाद की जो भी रिवर है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट वाले जो लोग देखते हैं, जो वेस्ट वाले लोग देखते हैं वो क्या बोलते हैं कि इंडस रिवर के बाद का जो पूरा लैंड है उसको हम क्या कहेंगे, लैंड रियर्स बियॉन्ड इंडस, मतलब कि वो हो जाएगा इंडिया। हिंदी में बात करें तो सिंधु रिवर, सिंधु से हुआ पर्शियन में हिंदू, और हिंदू के बाद आता है हिंदुस्तान। तो ये जो पूरी जो प्रॉब्लम क्या कहा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन ओनली और इट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी ओनली। सो लैंड बियॉन्ड इंडस। अब ये जो इंडिया जो है वो हमें क्या दे रहा है? क्या हमें कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस दे रहा है? नहीं, बट ये क्या दे रहा है हमें, एक टेरिटोरियल फीचर दे रहा है। क्या दे रहा है? टेरिटोरियल फीचर, मतलब कि इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन व्हाट, टेरिटरी और ज्योग्राफी। मतलब कि इंडस रिवर जो है वो एक प्रकार की बाउंड्री बनाती है। क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है, और वो बाउंड्री के बियॉन्ड जो भी लैंड होगी उनको हम कहेंगे लैंड ऑफ इंडस और इंडिया, और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उसको क्या कहेंगे, इंडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडियन कहेंगे। तो इट गिव्स अस फिजिकल आइडेंटिटी। व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स एवरी सिटीजन अ काइंड ऑफ फिजिकल आइडेंटिटी कि आपका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन हमारा सभी का कहां पे है? तो बियॉन्ड द इंडस बाउंड्री। अब वो नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, राइट, ईस्ट में भी हो सकता है, और वेस्ट गुजरात जैसे एरिया में भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये क्या दे रहा है, एक प्रकार का फिजिकल फीचर और फिजिकल आइडेंटिटी दे रहा है। अब दूसरा क्या है कि भारत क्या आता है? भारत में सीन क्या है कि भारत गिव्स अस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या दे रहा है वो? एक प्रकार का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। अब भारत के वर्ड ओरिजिन में दो थ्योरी है। एक ऐसा कहा जाता है कि जो दुष्यंत का पुत्र भरत था। क्या था? भरत। अब जो वो भरत था, भरत के क्षेत्र से नाम आता है भारत। एक ये भी है। दूसरा ऐसा कहा जाता है कि जो जैन के तीर्थंकर है आदिनाथ। कौन है? आदिनाथ। जो फर्स्ट तीर्थंकर है जैन के, फर्स्ट तीर्थंकर के दो बेटे थे। एक था बाहुबली और दूसरा था भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती। तो एक बाहुबली और दूसरा भरत चक्रवर्ती। बाहुबली जो है वो आज आपको पता होगा कि हमारी जो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है, साउथ में पता है गोमतेश्वर की एक प्रतिमा है जहाँ पे हर 12 साल एक बहुत ही बड़ा अभिषेक होता है। और लास्ट टाइम श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने वहाँ पे अभिषेक किया था। तो वो बाहुबली की प्रतिमा के ऊपर अभिषेक किया जाता है, और उसका सगा भाई जिसका नाम क्या था, भरत चक्रवर्ती। और भरत चक्रवर्ती की जो भी लैंड है, या तो फिर भरत चक्रवर्ती का जो भी क्लान था उसके सारे जो डिसेंडेंट है, और वो एक क्लैन से बिलोंग करने वाले जो सारे लोग हैं, उन सभी को क्या नाम दे दिया गया? भारतीय नाम दे दिया गया। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है, एक प्रकार का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ दूसरा हमारे पास क्या है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है कि सिंस वी आर इन दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी, तो हमने धीरे धीरे एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करना चालू किया। एक दूसरे के कल्चर के जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं उस वहां पे क्या हुआ, इंटरचेंजिंग हुआ। तो इंटरचेंजिंग होने के बाद आज हमारे पास क्या है, मोर और लेस कॉमन कल्चर है। क्या है? कॉमन कल्चर। उसके बाद हमारे पास इमोशनल फीचर है। सिंस द टाइम बिगिनिंग आप देख लीजिए कि इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी जो थी उसको भी हम क्या कहते हैं, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्या कहते हैं? नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब वो क्यों है? क्योंकि वो नेशन के बेस पे है, नेशन स्टेट के बेस पे नहीं है। सो ये सारे फीचर हमें क्या देता है, एक प्रकार की भारतीयता देता है। क्या देता है? भारतीय देता है। भारतीयता ही हमारी आज सॉलिडारिटी उसका बेस है, हमारी एकता, हमारी यूनिटी उसका बेस है। और पता है एक दूसरी भी चीज है जो इंडिया नाम को लेके है, विच इज कॉल्ड डेरोगेटरी। अब मुझे पता नहीं है कि इसकी कितनी सच्चाई है, लोग ऐसा बोलते हैं। फॉर सम पीपल इट इज इंडिया इज काइंड ऑफ अ बैकवर्ड नेम। इंडिया कहां से आया? तो इंडिया आता है इंडिजीनियस पीपल से। कहां से आता है?
इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं? वहां के लोकल्स होते हैं, मतलब कि वहां के ट्राइबल लोग। अब वहां के जो इंडिजीनियस लोग हैं उससे नाम आता है इंडिया। और वो किसने दिया? तो अगेन हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने दिया। किसने दिया? कॉलोनियल मास्टर्स ने दिया, मतलब कि यूरोपियन लोगों ने दिया। हमारे जो पहले यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर था, या तो फिर फ्रेंच थे, या तो फिर डच थे, या पोर्चुगीज थे, उन सभी ने ये नाम दिया, ऐसा कहा जाता है। किस तरह से कि जैसे ही वो हमारे वहां आए तो उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ यहाँ के इंडिजिनियस लोग भी रहते हैं, यहाँ के ट्राइब भी रहते हैं, जिनका पूरा वे ऑफ लाइफ अलग है। मतलब कि उनका जो वे ऑफ लाइफ है इट इज नॉट ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। अगर साइंटिफिक बेसिस है बट मतलब कि मेन स्ट्रीम साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है, बट वो कहाँ पे है? उनका ट्रेडिशनल लेवल पे है। ट्रेडिशनल लेवल पे है मतलब कि उन्होंने ऐसा टर्म दिया कि ये जो लोग हैं जिसको हम इंडियंस कहेंगे, वो कैसे होंगे? लेस सिविलाइज्ड होंगे। कैसे होंगे? लेस सिविलाइज्ड। अब लेस सिविलाइज्ड हो गए तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली टर्म कैसा हो जाता है? हमारे लिए खराब टर्म हो जाता है, एक इंसल्ट हो जाता है। उसके एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कि जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? रेड इंडियंस। जब वो कैरेबियन आइलैंड पहुंचे तो क्या नाम दे दिया? वेस्ट इंडियंस, क्योंकि वो ईस्ट में नहीं था, वेस्ट में था। और हमारे वहां आए तो हमारा क्या नाम दे दिया? इंडियंस। तो इस तरह से ये जो इंडियन टर्म है वो किसी किसी के लिए क्या हो जाती है? एक खराब टर्म या इंसल्टिंग टर्म हो जाती है। तो इस तरह से दोनों का ओरिजिनेशन है। अब इसमें मतांतर हो सकते हैं, आप कोई भी एक पक्ष में हो सकते हैं, मेरे जैसे दोनों पक्ष में भी हो सकते हैं। सो इट इज ओके। बट इसमें ऐसा है कि इंडिया और भारत के अंदर अगर हम देखने जाए तो हमारे सारे लोगों को कनेक्ट क्या करता है? वो भी एक चीज है ना कि हम सभी को कनेक्ट क्या चीज करती है? तो कनेक्ट क्या करती है? तो फेस्टिवल्स। हमारे फेस्टिवल्स देखिए आप, अक्रॉस द इंडिया सारे फेस्टिवल्स जो है वो हर कोई लोग एंजॉय करते हैं। मकर संक्रांत नॉर्थ में भी एंजॉय होता है, साउथ में भी एंजॉय होता है। होली जो है वो ईस्ट में भी एंजॉय होता है, वेस्ट में भी एंजॉय होता है। दुर्गा पूजा सिर्फ आज वेस्ट बंगाल का नहीं हो गया बट पूरे भारत का हो गया है। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग फेस्टिवल है वो सारे लोग एंजॉय करते हैं। साथ में हमारा जो ड्रेसिंग है, पैंट शर्ट हो, धोती कुर्ता हो, साड़ी हो, अलग अलग प्रकार की साड़ी पहनते हैं, बट चीज क्या है कि कॉमन ड्रेस। फूड हैबिट्स देख लीजिए, हमारा स्टेपल फूड देख लीजिए अक्रॉस द ज्योग्राफी, राइस, व्हीट, मिलेट्स, ये सारे क्या है? हमारे लिए एक प्रकार के स्टेपल फूड है और वो कॉमन फूड हैबिट्स बना देता है। प्लस शेयर्ड हिस्ट्री हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन से वी आर शेयरिंग द हिस्ट्री। हमारे ऊपर कितने ही आक्रमण हुए, हमारे अंदर से भी कितने भी रिवॉल्ट आए, बट एक चीज है कि वो हिस्ट्री के दम पे आज हम सारे कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, वननेस की तरह जुड़े हुए हैं। प्लस शेयर्ड ज्योग्राफी, हमारे वहाँ ऐसा तो है नहीं ना आइलैंड अलग अलग बने हैं, सारे लोग लैंड से कनेक्टेड है। तो हमारा जो इंटर लैंड जो ट्रांसफर होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, वो सारा भी कैसा है? दैट इज इन फेवर। अब एक चीज आती है जो अलग हो जाती है, दैट इज रेस। हमारे वहाँ एक रेस नहीं है, कोई लोग आर्यंस है, कोई लोग द्रविडियंस है, कोई लोग मंगोलोइड है, कोई लोग ऑस्ट्रेलोइड है। तो इस तरह से 6 से 7 अलग अलग रेस बन जाती है और ऐसी 22 अलग अलग लैंग्वेजेस भी बन जाती है। बट फिर भी बिकॉज ऑफ द अबोव फंक्शंस हम सारे कैसे हैं? वी आर शेयरिंग वन टर्म दैट इज कॉल्ड भारतीयता। हम सारे कैसे? भारतीयता एक इमोशनल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इमोशनल बॉन्ड हमारा कहाँ पे दिखा था? हमारी स्वतंत्रता की लड़त में दिखा था। तो नाम ही क्या था उसका? नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। राइट, ये किसकी मूवमेंट है? नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। नेशन स्टेट तो अभी तक बना भी नहीं है, उसके पहले की इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। सो हम नेशन पहले से ही शेयर करते हैं, नेशन स्टेट अब 1947 के बाद हम बनेंगे। अब इसमें एक चीज आती है कि रिलीजन कहाँ पे स्टैंड करता है। रिलीजन का डिफरेंस जो है वो भी एक डोमिनेंट फैक्टर है। लैंग्वेज का डिफरेंस वो भी एक डोमिनेंट फैक्टर है, जो अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्या सीन है। अब जो रिलीजन और लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म आ जाता है कि क्या हिंदुस्तान कैन एक्सप्लेन द इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी? तो आई वुड से नो, इट डज नॉट एक्सप्लेन। क्यों इट डज नॉट एक्सप्लेन? क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो क्या दिखाता है? मेजोरिटेरियनिज्म दिखाता है। क्या दिखाता है? मेजोरिटेरियनिज्म दिखाता है। मतलब कि जो हिंदू लोग हैं उनका ही ये लैंड है, सिर्फ किसका लैंड है? हिंदू लोगों का लैंड है। बट ऑन दी अदर हैंड हम भारतीय देखेंगे तो भारतीय क्या है कि उसके अंदर हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं, पारसी भी आ सकते हैं, जैन, बौद्ध, हर एक कम्युनिटी आ सकती है जो एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर काउंट होगी, दैट इज भारतीय। सो हमारे लिए जो हिंदुस्तान वर्ड है ना वो कैसा हो जाता है? मोनो टर्म हो जाता है। वो हमारी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी दिखाता नहीं है। ये क्या दिखा देता है? वन रिलीजन डोमिनेंस दिखा देता है, माइनॉरिटी का
वहां पे कोई भी रोल प्ले नहीं होता, वो सिग्निफाई करता है। बट उसके सामने जो भारतीयता है वो क्या दिखाएगी? एक प्रकार की यूनिटी दिखाएगी। तो फिर पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान होना, क्या वो सही है? देख लेते हैं। यस, एब्सोल्युटली सही। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान का नाम है ना, वो सही है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है? वन नेशन वन रिलीजन अडॉप्ट किया है। और वन नेशन वन रिलीजन अडॉप्ट करने के साथ पूरी उनकी जो नेशन स्टेट है ना, वो किसके बेसिस पे बनी है? रिलीजन बेसिस पे बनी है। पहले अगर हम 1971 के पहले देखें तो देयर वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो फिर 1971 में ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अलग क्यों हुआ? क्यों अलग हुआ? क्योंकि उनकी लैंग्वेज क्या थी? बांग्ला। लैंग्वेज क्या थी? बांग्ला। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, इट बिकेम द मेजर फैक्टर बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ टू नेशन। अब आप देखिए कि सिर्फ वहां पे धर्म कौन सा था? अगेन इस्लाम। धर्म कौन सा है? अगेन इस्लाम। बट बांग्ला एक लैंग्वेज का डिफरेंस जो है ना, वो पूरा सुपरसीड कर गया और फिर वो स्ट्रेंथ दिखा दी उन्होंने कि बांग्ला लैंग्वेज स्पोकन लोग जो है उसकी स्ट्रेंथ अलग है। वैसा हमने 1953 में भी देखा, जो आंध्र प्रदेश अलग हुआ, पोटी श्री रामलू के जो अनशन थे उसको अंत करते हुए, मतलब उनकी जो देहांत के बाद हमारा आंध्र प्रदेश बना ऑन द लाइन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कभी कभी रिलीजन से भी ऊपर बढ़ के हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ऐसा है कि क्या हम ही ऐसा है कि जो नाम चेंज करने के बारे में सोचते हैं, या तो फिर हमें नाम चेंज करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। देयर आर ढेर सारे एग्जांपल, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे उन्होंने नाम क्या है? चेंज किया है। कौन से? पर्शिया बन गया ईरान, बर्मा बन गया म्यांमार, साउथ एंड नॉर्थ हॉलैंड यूनिफाई होके क्या बन गया? द नेदरलैंड्स बन गया। आयरिश फ्री स्टेट क्या बन गया? आज आयरलैंड बन गया। सेलोन जो कॉलोनियल नाम था, चेंज करके क्या बना दिया उन्होंने? श्रीलंका, जिसके अंदर तमिल भी लैंग्वेज होगी और सिंहली भी लैंग्वेज होगी। तमिल भी होगी और सिंहली भी होगी। और टर्की जो है वो क्या हो गया? तुर्की हो गया। क्या हो गया? तुर्की हो गया। अब ये जो है उन्होंने सारे नाम चेंज किए। अब वो नाम चेंज कैसे किए उन्होंने? तो ये नाम चेंज होते हैं इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली नाम चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ता है कहां पे? यूनाइटेड नेशंस जाना पड़ता है। कहां पे जाना पड़ता है? यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस में नाम चेंज करने के लिए क्या जरूरी है? उसकी क्या प्रोसीजर है? कोई बड़ी प्रोसीजर है नहीं, इट इज अ सो सिंपल प्रोसेस। यूनाइटेड नेशंस का कहना ऐसा है कि वी रिस्पॉन्डेड टू अ फॉर्मल रिक्वेस्ट डिलीवर्ड टू अस बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि सिर्फ आपको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करके भेज देनी है कि कल से हमारा नाम ये रहेगा, सो वी कंसीडर देम एज दे कम। जैसे कि आज आती है तुरंत ही हम उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई आपको आज भारत नाम लिखवाना है, भारत लिखवा दीजिए, हिंदुस्तान लिखवाना है, हिंदुस्तान लिखवा दीजिए, इंडिया लिखवाना है, इंडिया लिखवा दीजिए, वी डू नॉट माइंड। सो हमारा नाम भी अगर वहां पे यूनाइटेड नेशंस में भारत हमें लिखवाना हो तो फिर कोई बड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है नहीं। बट हमें भारत के अंदर इंडिया को रिप्लेस कर देना हो, अब इंडिया जो टर्म है ना वो हमें रखनी ही ना हो, इंडिया टर्म को बिल्कुल हमें डू अवे हो जाना हो और सिर्फ भारत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना हो, तो क्या प्रोसीजर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये कहता है कि गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अ बिल, और ब्रिंग अ बिल टू अमेंड आर्टिकल नंबर 1। कौन सा? आर्टिकल जो 1 है उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से चेंज करेंगे? तो वो चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए उनके पास दो मेजॉरिटी होती है, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी और दूसरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी। एक एक्सेप्शन भी है कि स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद द 50% ऑफ द स्टेट अफर्मेशन, वो हमने जीएसटी के टाइम पे देखा था। बट यहां पे सिर्फ क्या है कि सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, मतलब कि 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए, जितने भी एब्सेंट जो भी है या नहीं है वो सारा 50% से प्लस वोट होना चाहिए। अगर इस तरह से हमने वो बिल पास कर दिया तो बिल पास करने के साथ हमारा जो इंडिया जो नाम है वो परमानेंटली निकल जाएगा और फिर हमारा नाम अब से क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। पर आपको लगता है कि ऐसा हम कुछ करेंगे? आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या कहना है। राइट, गवर्नमेंट का क्या कहना है? यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ही क्लैरिफाइज दैट कि इट इज जस्ट और जस्ट रूमर्स।
हम कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी चीज़ करने के फेवर में इस तरह से नहीं है, ना ही हम इंडिया बदलेंगे ना ही हम भारत बदलेंगे, जो भी हम इंटरचेंजेबली नाम को यूज़ करते रहेंगे। सो इस तरह से अगर नाम यूज़ होता रहेगा, सो व्हाट इज़ फाइनल वर्डिक्ट, क्या होना चाहिए? अब देखिए, एक स्कॉलर ने ऐसा कहा था कि जो इंडिया दैट इज़ भारत है ना, उसके बदले हमें भारत दैट इज़ इंडिया कर देना चाहिए, क्योंकि भारत हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, रिच हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, रिच हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पूरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स वाई नाम क्या हो जाना चाहिए कि भारत दैट इज़ इंडिया। हमें फोर फ्रंट पे भारत यूज़ करना चाहिए और सेकेंडरी टर्म में इंडिया यूज़ करना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि हमें दोनों टर्म के बारे में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब दोनों टर्म में दिक्कत क्यों हो? हमारी इंटरनेशनल आइडेंटिटी अभी इंडिया से ही बनी हुई है, भारत से अभी धीरे धीरे बनना चालू होगी। सो लेट अस यूज बोथ, क्या ही उसमें खराब चीज़ है? अब इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल नाम तो है ही नहीं। इंडिया क्या है? एक जोग्राफिकल नाम है, वो भी वी कैन एक्सेप्ट इट। और भारतीय क्या है? हमारा कल्चरल नाम है। सो लेट अस एक्सेप्ट बोथ। दोनों को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे और दोनों के टुवर्ड्स रिस्पेक्टफुल रहेंगे। अब इंडिया को गाली की तरह हम यूज नहीं कर सकते, ना ही भारत को कोई बहुत बड़ा चढ़ा हम कर। देखिए, दोनों चीज़ क्या है? बैलेंस होनी चाहिए, मतलब दोनों एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि दोनों का नाम कहाँ पे लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एंड एज ए इंडियन सिटीजन वी शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करके हमारे जो फोर फादर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि गांधी जी से लेके अम्बेडकर, नेहरू जी से लेके सरदार पटेल, सभी की हम यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैसा दिखाएगा। एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर हिस्टोरिकल कल्चर, वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो दैट्स हाउ वी विल कीप यूजिंग बोथ टर्म, इंडिया एज वेल एज भारत। अगर आपको कॉमनली बताना है तो यू कैन कंसिडर बोथ। और दूसरा, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे भारत ज़्यादा यूज़ करना है, यू कैन ईजिली यूज इट एंड आई विल बी हैप्पी टू वेलकम इट। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, काफ़ी सारे फंडामेंटल मिले होंगे, काफ़ी सारे फैक्ट्स मिले होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओरिजिन, वो सारी चीज़ मिली होगी। एंड प्लीज़ कीप कमेंटिंग ऑन आवर वीडियो सो दैट वी शुड नो कि हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी करनी है, कौन सी सीरीज को कंटिन्यू करना है। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।